हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इधर रक्षाबंधन की छुट्टी काफ़ी लंबी गई। कई दिन बाद हम आप लोगों के सामने आए हैं और हम लोग, जैसा कि याद भी होगा, लास्ट वीडियो आपने रजिया के आगे तक पढ़ लिया था। हमको कहने का मतलब, आज हमको बलबन देखना है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज हम बलबन पढ़ेंगे। तो चलिए सब लोग हेडिंग लगा लीजिए, बलबन, और उसी के विषय में डिटेल से पढ़ते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था दोस्तों कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, वो अगर हम सल्तनत काल की बात करें, तो इनमें से सवाल इल्तुतमिश से सबसे ज्यादा, उसके बाद बलबन से सवाल ज्यादा आते हैं। तो इसलिए हम बलबन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बलबन एक ऐसा शासक था जो अभी तक आप जितने भी शासक पढ़ चुके हैं उनसे कुछ अलग था। उसकी कुछ नीतियां अलग थी, उसके राजत्व सिद्धांत अलग थे, उसकी सोच अलग थी। एक सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा क्या होती है, उसकी गरिमा क्या होती है, इन सब चीजों को लेकर उसकी सोच अलग थी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा उसका जीवन परिचय देखते हैं। देखिए, आपको एक शब्द याद होगा, इल्तुतमिश पढ़ाते समय हमने कहा था तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना आपको पता है कि इल्तुतमिश ने किया था। और ये इल्तुतमिश के 40 भरोसेमंद गुलामों का या दासों का एक संगठन था। बात से याद आई। तो इसी तुर्कान ए चिहलगानी का ही एक सदस्य कौन था? बलबन था। अगर इसको दूसरे तरीके से कहें तो बलबन भी खुद एक दास था। और वो किसका दास था? वो दास था इल्तुतमिश का। आपको याद होगा कि मोहम्मद गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का दास बलबन, जिसके विषय में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एक्चुअली देखिए, ये भी उसी तरीके से उसका, इसके बचपन में यह भी उसी तरीके से इसकी कुछ इसका बचपना है जैसे कि इल्तुतमिश का था। याद होगा आपको कि इल्तुतमिश को भी उसके करीबियों ने, उसके सगे संबंधियों ने ही उठाकर बेच दिया था। इसी तरीके से ये भी बचपन में, बाल्यकाल में कुछ दासों के व्यापारियों के हाथ लगा, और क्रय विक्रय उसका होते होते किसी तरीके से पहुंचा कहाँ? वो भारत में। और भारत में उसका स्वामी कौन बना? इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश का दास बलबन बना। तो उसे बलबन के इल्तुतमिश बलबन के शासनकाल में तुर्कान ए चिहलगानी का सदस्य था। उसके बाद जब इसको आगे देखिएगा, लेकिन जब रजिया का शासनकाल आया, तो रजिया के शासनकाल में एक पद हुआ करता था, अमीर ए शिकार। अमीर ए शिकार, तो इस पद पे था कौन? बलबन। मतलब कहने का अपना, एक दास के रूप में दास, फिर सैनिक, सैनिक से फिर होते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में तुर्कान ए चिहलगानी का सदस्य बनता है, लेकिन रजिया के समय अमीर शिकार के पद पर पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके ठीक पहले एक शासक आपने पढ़ा था, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल आते आते सबसे ज्यादा राजनैतिक उत्कर्ष होता है बलबन का। और इतना उत्कर्ष होता है, यानी इतना कुछ उसने उसको प्राप्त होता है कि आपको पता था होगा, हमने बताया भी था कि नासिरुद्दीन महमूद से बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। और इसके साथ साथ जो उस समय शासक या सुल्तान के संरक्षक का पद माना जाता था, जिसे कहा जाता था नाइब ए मुमालिकात का पद, तो ये नाइब ए मुमालिकात के पद पर था। तो नाइब ए मुमालिकात का पद कौन था? आपसे बताया था हमने कि नाइब ए मुमालिकात का पद वही था जो राजा का संरक्षक हुआ करता था। अब हुआ क्या, लेकिन 1266 ईस्वी में, 1266 ईस्वी में दामाद कह लीजिए, या तो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, तो फिर यह बलबन गद्दी पर बैठता है। तो इसलिए बलबन का जो सिंह राज्यारोहण है, या वो जब गद्दी पर बैठता है, राज्याभिषेक है, वो है 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक। लगभग 20 सालों तक इसका शासनकाल रहा है। और 20 सालों में फिर किस तरीके से इसकी सत्ता रही, किस तरीके की शासन व्यवस्था, ये सब चीजें देखेंगे। एक चीज और हम मिस कर रहे हैं, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हमने बताया कि नाइब मुमालिकात के पद पर था। इसके साथ साथ उलुग खां, उलुग खां की उपाधि, उलुग खां की उपाधि,
तो उलुग खां की उपाधि भी नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था किसको? बलबन को। तो ये भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो आप बताइएगा कि बलबन को उलुग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने प्रदान किया था। तो चलिए, यदि आप इसको नोट कर रहे हो तो नोट कर चुके होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, जब बलबन गद्दी पर बैठा, जिन परिस्थितियों में बैठा, उस परिस्थिति को यदि आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा पीछे हम ले चलते हैं, और पीछे की वीडियो आप भली भांत देखे होंगे, क्योंकि बीच में कई दिन गैप रहा होगा, तो हमको लगता है कई हमारे साथी दोस्तों को बार बार देखना होगा, क्योंकि एक आदत सी हो जाती है वीडियो देखने की। तो चलिए, देखे होंगे तो भी, नहीं भी देखे होंगे जो लोग, वो पीछे जाकर देखिएगा। देखिए, वह बात यह है कि यदि इल्तुतमिश के बाद देखा जाए तो इल्तुतमिश से लेकर हम अब पढ़ा रहे हैं आज आपको बलबन, इनके बीच में कौन कौन से शासक बने हैं आपको याद होगा। तो ये जो शासक बने हैं सब छोटे छोटे अल्प अवधि के लिए, बहुत कम समय के लिए सत्ता में आते हैं, और इसके साथ साथ सब में अयोग्यता ही थी। अगर रजिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को ले लीजिए, बहराम शाह को, अलाउद्दीन मसूद शाह को, नासिरुद्दीन महमूद को, ये सब अयोग्य शासक थे। अयोग्यता का कारण ये था कि ये कहीं न कहीं इनके शासनकाल में जो एक सुल्तान के पद की गरिमा होती है, सुल्तान के पद की जो एक प्रतिष्ठा होती है, वो क्या हो चुकी थी? गिर चुकी थी। तो जब बलबन गद्दी पर बैठा, वो भली बात समझता था, क्योंकि जब वो गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र काफी ज्यादा थी। हाँ, क्योंकि आप सोचिए कि उसका दामाद उसकी गद्दी पे पहले ही बैठ चुका था, तो बलबन की उम्र वो काफी अनुभवी व्यक्ति था। वो जानता था कि जब तक सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को हम स्थापित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने साम्राज्य को या अपनी सत्ता को हम मजबूत नहीं बना पाएंगे। एक चीज, दूसरी चीज ये है, अभी मैंने आपको बताया कि वह तुर्कान चिहलगानी का सदस्य था। तो तुर्कान चिहलगानी का सदस्य तो वो इल्तुतमिश के शासनकाल में था। इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहलगानी की स्थापना इसी उद्देश्य से किया था कि ताकि उसकी शासन व्यवस्था में तुर्कान चिहलगानी के 40 गुलाम उसका सहयोग करें। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात ही यह 40 गुलामों का जो संगठन था, वो सदैव हर एक सुल्तान के लिए समस्या ही बनता रहा। तो इसलिए बलबन भी जानता था कि जब हम गद्दी पर बैठेंगे, सुल्तान के पद और सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को यदि स्थापित करना होगा तो तुर्कान चिहलगानी का दमन करना होगा। तो पहली बात आप ये जानिए कि जैसे आप ये पढ़ते आए हैं कि तुर्कान चिहलगानी नामक संगठन का गठन इल्तुतमिश ने किया था, उसी तरीके से अब आपको यहाँ यह याद करना है कि सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए, मैं नोट कर दे रहा हूं, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए उसने पहला काम यह किया कि तुर्कान चिहलगानी का दमन किया। एग्जाम में खूब पूछा गया सवाल है, पहली चीज। दूसरी चीज, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला जो शासक था वो कौन माना जाता है? बलबन माना जाता है। तो दो चीजें क्या किया? तुर्कान चिहलगानी का दमन किया और लौह एवं रक्त की नीति का अपनाया। इसके बाद चलिए अगला पॉइंट बढ़ते हैं। देखिए, बलबन के शासनकाल में मेवाती आपको मध्यकालीन सल्तनत काल में इनका नाम का जिक्र आएगा। मेवाती ये हुआ करते थे डाकू। बलबन के शासनकाल में मेवातियों का उत्पाद, भैया बलबन के शासनकाल के आते आते मेवातियों का उत्पाद बढ़ चुका था। तो इन मेवाती डाकुओं का भी दमन किया था किसने? बलबन ने। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि इन मेवाती डाकुओं के दमन के लिए
उसने लौह एवं रक्त की नीति का इस तरीके से पालन किया कि ऐसा माना जाता था कि रात को एक अंधेरे में एक महिला अपने जेवरात सर पे रखकर आसानी से बिना डरे हुए जा सकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके शासन काल में शासन व्यवस्था कितनी दृढ़ हो चुकी थी, कितनी मजबूत हो चुकी थी, कानून का या कहें कि उसके आदेश का राज था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बलबन के शासन काल में मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था। ये मैं जब इल्तुतमिश पढ़ाते समय ही बताया था कि मंगोलों का आक्रमण लगभग हर शासक के शासनकाल में होगा। बलबन के शासनकाल में भी मंगोलों का आक्रमण तो हुआ, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। आपको जो याद करने की बात है कि बलबन एक ऐसा शासक था जिसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यानी उसके साम्राज्य सीमांत क्षेत्रों में उसने मंगोलों से सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करवाया था। तो वह कौन सा शासक था जिसने मंगोलों से निपटने के लिए किलों का निर्माण करवाया था? वो कौन था? बलबन था। बलबन मंगोलों से निपटने में उसने अपने सबसे बड़े पुत्र जिसका नाम था महमूद, उसी को नियुक्त किया था। सॉरी, महमूद नहीं, मोहम्मद। तो बलबन ने अपने सबसे योग्य पुत्र और सबसे बड़े पुत्र जिसका नाम था मोहम्मद, तो इसी मोहम्मद को उसने मंगोलों के दमन के लिए नियुक्त किया था। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि बलबन का जो योग्य पुत्र मोहम्मद था वो मंगोलों से ही सामना करते हुए मारा गया था। तो मैंने आपको इल्तुतमिश पढ़ाते समय एक बात बताई थी कि उत्तराधिकार के संबंध में इल्तुतमिश और बलबन दोनों में कुछ समानता है। वो इसलिए कि इल्तुतमिश का जो सबसे योग्य पुत्र था नासिरुद्दीन, वह बंगाल में मारा गया था। तो उसी तरीके से बलबन का जो सबसे योग्य पुत्र था मोहम्मद, वो मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया था। इसीलिए जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश के जीवन काल में भी आगे इल्तुतमिश की भी एक चिंता बढ़ती है कि मेरे मरने के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, और यही चिंता बलबन को भी सताती है कि मेरे योग्य पुत्र के मरने के पश्चात फिर कौन सत्ता को संभालेगा। तो लेकिन मोहम्मद मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया था। आप इतना ध्यान रखिएगा। एक चीज और आपको हम यहाँ इंटरेस्टिंग बताएं, आपने नाम सुना होगा अमीर खुसरो को। इन अमीर खुसरो शिष्य थे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का। अब इनका अमीर खुसरो का नाम आपको लगभग मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक आता रहेगा। कहने का आशय यह है कि हर शासक के शासनकाल में अमीर खुसरो का और निजामुद्दीन औलिया का नाम आता रहेगा। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि कई परीक्षाओं में यह पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो अमीर खुसरो था या निजामुद्दीन औलिया थे जिन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो इनकी शुरुआत होती है अमीर खुसरो की प्रारंभ में सबसे पहले बलबन के इसी पुत्र कौन मोहम्मद जो मंगोलों के विरुद्ध मारा गया था उसी का के कवि थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। तो यहाँ से यानी बलबन के शासनकाल से आप गिनते हुए चले जाइए मोहम्मद बिन तुगलक तक, तो कुल 8 सुल्तान बनते हैं और हर एक के शासनकाल को अमीर खुसरो ने देखा था या उनके शासनकाल या उनके समकालीन था। तो अमीर खुसरो के विषय में आपको डिटेल से हम बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। वहां क्यों बताएंगे, उसकी किताबें क्या क्या है, कौन कौन से वो सुल्तान थे जिसके शासनकाल में देखा था। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज और जान लीजिए कि जब मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मोहम्मद मारा गया था तो मंगोलों ने अमीर खुसरो को भी बंदी बना लिया था। बड़ी मुश्किल से या किसी तरीके से अमीर खुसरो मंगोलों के चंगुल से मुक्त हो पाया था। चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला यह है कि बलबन के शासनकाल में बंगाल में विद्रोह हुआ था। तो बंगाल में विद्रोह करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुगरिल खां था। और यह सवाल एग्जाम में पूछा गया कि बलबन के शासनकाल में बंगाल में विद्रोह करने वाला कौन था,
तो तुगरिल खां था, लेकिन बलबन ने तुगरिल खां के विद्रोह को बड़ी निर्ममता पूर्वक दमन किया था। आप को बस इतना याद रखना है कि बलबन के शासनकाल में भी बंगाल में विद्रोह हुआ था और करने वाला कोई और नहीं बल्कि कौन था, तुगरिल खां था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजत्व सिद्धांत की। देखिए, बलबन पहला सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जिसने राजत्व सिद्धांत की घोषणा किया। उसका राजत्व सिद्धांत ये था, राजत्व सिद्धांत की घोषणा की। उसका मानना ये था, या उसी के हम शब्दों में कहें तो जो सुल्तान का पद होता है वो एक गरिमा और प्रतिष्ठा का पद होता है। सुल्तान पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। उसी की बातों में वो जो मानता था सुल्तान के पद के या सुल्तान के विषय में उसका क्या सोचना था, उसका मानना ये था कि देखिए, सुल्तान का पद है जो गरिमा का पद है, प्रतिष्ठा का पद है। पृथ्वी पर उससे बड़ा कोई नहीं है, यानी कि पृथ्वी पर सुल्तान अल्लाह का प्रतिनिधि है। इसके साथ साथ बलबन की सोच यह भी थी, वह उसका ये मानना था कि यदि वह आज सुल्तान है, सुल्तान के पद पर बैठा है, तो इसमें उसे किसी का योगदान नहीं है। ऊपर वाले यानी अल्लाह की इच्छा थी तब आज वह गद्दी पर बैठा है। इसीलिए उसका ये मानना था कि जब अल्लाह की इच्छा है कि मैं गद्दी पर बैठूं, मैं सुल्तान बनूं, तो मैं सुल्तान बन गया हूं। इसके साथ साथ सुल्तान के द्वारा किए गए कार्य, कुछ भी कार्य सुल्तान करता है तो उसके कार्यों को सही और गलत ठहराने का अधिकार किसी को नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि सुल्तान यदि पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि है तो सुल्तान वही करता है जो अल्लाह चाहता है, या अल्लाह की जो इच्छा होती है वही कार्य सुल्तान करता है, और इसलिए सुल्तान के कार्यों को सही गलत ठहराना सही नहीं है। यदि ऐसा कोई करता है तो न केवल सुल्तान की गरिमा का उल्लंघन करता है, उसके पद और प्रतिष्ठा का, बल्कि वह सीधे अल्लाह की इच्छा का अवहेलना कर रहा है। इसलिए ऐसा मानना था। इसके साथ साथ बलबन ने सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस नामक परंपरा चलाई थी। सिजदा का मतलब यह है झुक कर, या जिसको कहते हैं भूमि जमीन पर लेट कर अभिवादन करना। और पैबोस ये था सुल्तान के पैरों को चूमना, यानी कि सुल्तान के सामने जमीन पर लेट कर उससे क्या कर सकते हैं, अभिवादन करना, ये सिजदा था। जबकि सुल्तान के पैरों को चूमना ये क्या था, पैबोस था। तो ये सिजदा और पैबोस नामक परंपराओं की शुरुआत भी किसने किया था, बलबन ने ही किया था। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बलबन जो था वह था तो एक निम्न जाति का मुसलमान, इसके साथ साथ वो था तो एक दास, लेकिन अपने आप को वो इतना बड़ा साबित करना चाहता, तो अपने आप को इतना बड़ा दिखाना चाहता था। इसीलिए वह अपना संबंध फारस के अफरासियाब, उस समय फारस का जो अफरासियाब वंश था बहुत बड़ा वंश था, दुनिया में उसकी एक अपनी हैसियत थी, माना जाना था। तो उसका कहना यह था कि हम उसी वंशज से संबंधित, हम उसी वंश से संबंध है। इसीलिए सारी चीजें वो जो कुछ भी करता था अपने शासनकाल में, अपनी से साम्राज्य में, वो सारी चीजें फारसी परंपरा पर ही आधारित थी। आगे हम इसको उदाहरण देके बताते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे अपने साम्राज्य या अपने दरबार की जो भी शान और शौकत थी, यानी जो भी उसकी सजावट थी, वो सारी चीजें किसकी नकल किया था, वो फारसी परंपरा की नकल किया था। मतलब किस तरीके से सुल्तान का सिंहासन होगा, किस तरीके से उठेंगे, किस तरीके बैठना, या किस तरीके का उसका लुक होगा, ये सारी चीजें उसने किस पर किया था, फारसी परंपरा पर आधारित किया था। इसके अलावा फारस में मनाए जाने वाले त्योहार, फारसी त्योहार, नवरोज को भी उसने मनाना चालू कर दिया। नवरोज अभी तक मध्यकालीन भारत में नहीं मनाया जाता था, लेकिन नवरोज नामक त्योहार भी ऐसा बलबन क्यों कर रहा है, ऐसा वो इसलिए कर रहा है ताकि लोग यह समझें कि हम उसी वंश से संबंधित है, वहीं से रिलेटेड है। इसके अलावा जो फारसी राजकुमार हुआ करते थे, उनके नाम के अनुसार ही अपने पुत्रों और अपने पौतों का नामकरण भी किया। जैसे
उदाहरण के लिए कैखुसरो, उदाहरण के लिए कैकुआद, उदाहरण के लिए क्यूमर्स, ये सब नामकरण भी उसने उसी परंपरा यानी फारसी परंपरा के ही आधार पर किया, क्योंकि आपको नाम कैखुसरो, कैकुआद, क्यूमर्स ये सुनकर भी लग रहा होगा कि भारतीय परंपरा में लिए जाने वाले नाम नहीं थे। तो इस तरीके से बलबन वह एक ऐसा शासक था जो अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करता था कि वह क्या बोलते हैं कि उसका संबंध एक अच्छे राजघराने से है और वह उसका जो पद है वो किसी के उसको जो सुल्तान का पद प्राप्त हुआ इसके लिए कि उसके पर किसी का एहसान नहीं है, बल्कि जो कुछ भी है वो अल्लाह की मर्जी से हुआ है। इसके साथ साथ बलबन की एक और बात जानते रहिए, वो हमेशा गरीबों को देखकर चिढ़ता था। गरीबों को देखने के पश्चात उसे घृणा होती थी, तो ये भी उसकी एक आदत में शामिल था या उसके राजत्व सिद्धांत में शामिल था कि वो गरीबों को देखकर घृणा भी करता था। तो ये हो गया बलबन का शासनकाल। अब देखिए आज आपका अगर हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं तो ये गुलाम वंश का आपका अंतिम वीडियो है, क्योंकि हम बलबन के विषय में जितनी बड़ी जानकारियां थी हम आपको बता देते हैं। मैंने आपको बताया कि 1286 तक वो गद्दी पर बैठा था। 1286 से लेकर 1290 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है कैकुआद। यहाँ पर एक चीज़ें और हैं कैकुआद, वो ये है कि बलबन का जो बड़ा पुत्र था वह जब तुगरिल खां विद्रोह किया था तो तुगरिल खां के विद्रोह के दमन करने के पश्चात बलबन ने अपने एक पुत्र को वहीं नियुक्त कर दिया था। कहाँ पे? बंगाल में, वहाँ का राज्यपाल बना के या वहाँ का इक़्तिदार बना के। जब बलबन की मृत्यु होती है तो बलबन की मृत्यु के पश्चात ऐसा क्या बोलते हैं कि हुआ कि वो बड़ा पुत्र था जो बंगाल में था उसी को बुलाकर गद्दी पर बैठाया जाए, लेकिन उसने बंगाल से दिल्ली आने के लिए इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में दूसरे पुत्र कौन से कैकुआद को गद्दी पर बैठाया जाता है। ये भी एक भारत के अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो एक अनोखी चीज़ें हैं कि वह बलबन का पुत्र ही था जो बंगाल का सूबेदार था जिसने दिल्ली की गद्दी अपनाने से मना कर दिया। उसने ये संदेश भिजवाया कि हम जहाँ हैं हम वहीं पे खुश हैं। कहाँ? बंगाल में था, वो वहीं पे खुश था। उसके बाद कैकुआद को गद्दी पर बैठाएगा। एक चीज़ और जानिए, देखिए बलबन का कुछ ऐसा उसके दरबार का कुछ इस तरीके सा माहौल था कि जब वो खड़ा रहता था तो लोग खड़े, जब वो बैठता था तभी बैठते थे। किसी को दरबार में हंसने की इजाज़त नहीं थी, किसी को रोने की इजाज़त नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें बलबन ने एक अपनी व्यवस्था मेंटेन किया था, बनाया था। और इसी में जैसा वो अपने क्या दरबार में रहने वाले दरबारियों के साथ उसी तरीके का व्यवहार वो अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ भी करता था। दूसरे तरीके से हम कहें कि जब तक बलबन जीवित था उसके पुत्र एवं पौत्र एक संयमित जीवन जी रहे थे। संयमित जीवन कहने का आशय ये है कि वो कभी इस तरीके के राजकुमार के लिए या एक शहजादे की भांति जीवन नहीं जी रहे थे। इसीलिए जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है तो ये जो कैकुआद गद्दी पर बैठता है ये सब अपने आप को फ्री यानी स्वतंत्र महसूस करने लगते हैं। और इसी स्वतंत्रता में कैकुआद के विषय में कहा जाता है कि वह सुरा और सुंदरी में इतना लीन हो जाता है कि अंततः 4 साल के अंदर ही उसे पक्षाघात हो जाता है। पक्षाघात का मतलब उसके लकवा मार जाता है। ऐसी परिस्थिति में फिर 1290 ईस्वी में कैकुआद भी पदच्युत कर दिया जाता है। अब कैकुआद के बाद चलिए हम इधर नीचे लिख देते हैं, कैकुआद के बाद क्यूमर्स का नाम कहीं कैमूर से भी मिल जाएगा, लेकिन बात वही है। फिर कैकुआद को जब पक्षाघात या लकवा मार जाता है तो क्यूमर्स गद्दी पर बैठता है। यह एक छोटा बच्चा था, इसकी उम्र बड़ी कम थी, लेकिन दिल्ली के अमीरों ने क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया, इस छोटे उम्र के बच्चे को। उसके पश्चात इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। नाम याद रखिएगा, आप लोग जब पद्मावत मूवी देखे होंगे तो वहाँ भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नाम आया होगा। तो क्यूमर्स को जो एक छोटी उम्र का लड़का था उसे दिल्ली के अमीरों ने गद्दी पर बैठाया और गद्दी पर बैठाने के पश्चात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को उसका संरक्षक बनाया। लगभग 5-6 महीने तक क्यूमर्स गद्दी पर बैठा, उसका संरक्षक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बना रहा। लेकिन एक दिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दिमाग में यह आया कि क्यों न क्यूमर्स की हत्या करके स्वयं गद्दी हथिया लिया जाए
और उसने एक दिन ऐसा ही किया, एक सफ़ेद चादर में छोटे बच्चे क्यूमर्स को लपेटा और दिल्ली में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी, यमुना नदी में सुल्तान को फेंक दिया और स्वयं शासक बन बैठा। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अब गुलाम वंश के स्थान पर जिस वंश की नींव डालता है वो है खिलजी वंश। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आज से गुलाम वंश समाप्त हुआ। आपसे पूछा जाएगा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स बताइएगा। और इसी की नदी में फेंक कर हत्या करने वाला कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कैकवाद के विषय में केवल एक सवाल याद रखिएगा बस, वो ये था कि वह कौन सा शासक था जिसे पक्षाघात या लकवा मार गया था, वो शासक कौन था, कैकवाद था। इसके पीछे बलबन के विषय में हमने आपको डिटेल में बताया और उसके पीछे जितने भी शासक थे जिनसे जिस तरीके से सवाल, जहाँ से सवाल डिटेल पूछे जाते हैं वहाँ हमने आपको डिटेल में बताया और जहाँ से सवाल कम आते हैं वहाँ से चीज़ें हम आपको बताते हुए, थोड़ा बहुत समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम कल से स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश जैसा कि आप जानते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद इसी वंश का सबसे योग्य शासक अलाउद्दीन खिलजी होता है और अलाउद्दीन खिलजी से सवाल खूब बनते हैं। तो ठीक है, हम यह वीडियो आपको यहीं समाप्त करते हैं और बाकी अब क्लास अभी कंटिन्यू होगी। आप लोग भी छुट्टी उट्टी मना लिए हैं, जुड़ जाइए। और हमारे BEO के जो दोस्त हैं उनसे ये है कि अब आप जितना भी GS पढ़े हैं अब सब बंद करिए। अब एग्ज़ाम होगा, ये श्योर है, एग्ज़ाम टलने वाला नहीं है। अब सिर्फ वह सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करंट पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, सिर्फ करंट पढ़िए। अब जितना GS पढ़ना था पढ़ चुके हैं, अब इतिहास और भूगोल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो है लेकिन आपके पास अब इतना समय नहीं बचा है। आज हो गई 11 तारीख, 4-5 दिन का समय आपके पास और है। तो कई दोस्तों ने पूछा था, तो अब सिर्फ करंट पर फोकस करिए क्योंकि करंट ऐसी चीज़ें हैं कम पढ़ते हैं, सवाल वहाँ से ज़्यादा आता है। तो आपकी रणनीति या कूटनीति यही होनी चाहिए कि अब ऐसी कम समय में इतना पढ़िए कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आपके सवाल पूछे। तो ठीक है, यहीं से हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।